हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएससी सीएपीएफ 2021 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन लेके। ये एग्जाम 8 अगस्त को कंडक्ट किया गया 2021 में। जैसा कि आपको पैटर्न पता है, 125 टोटल क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कहा जाएगा कि मॉडरेट रहा है और इसमें स्कोर 150 तक इजीली किया जा सकता है अगर किसी को बढ़िया करेंट्स अफेयर पर कमांड है और बाकी बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है तो। और यदि आप भी प्रिपेयर करते हैं डिफेंस एग्जाम्स के लिए जैसे कि सीएपीएफ, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू पर बहुत अच्छे स्मार्ट कोर्सेज हैं, डेडिकेटेड कोर्सेज हैं जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इस कोर्स के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट www.studiiq.com को विजिट कर सकते हैं या फिर एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड करके। यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई के भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। चलते हैं हम आगे और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न पर रहा। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री से टोटल 18 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर जियोग्राफी और अगर इन्वायरमेंट को एक साथ मर्ज करके देखें तो इसके भी 16 क्वेश्चंस थे। पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पॉलिटी से बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 14 सवाल यहाँ पर। साइंस एंड टेक सेक्शन से 32 क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी की अगर बात कर ली जाए तो इकोनॉमी से भी यहाँ 10 सवाल पूछे गए। जो भी सवाल पूछे गए यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा नजर आते हैं। करेंट्स अफेयर का अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल 14 क्वेश्चंस थे और मैथ्स और इसमें जो भी रीजनिंग वगैरह कह लें इसको मिला के टोटल 16 क्वेश्चंस थे। यानी यही ओवरऑल हो जाने हैं आपके 125 सवाल। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हुआ है। चलते हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ शुरू में हम कुछ भी कट ऑफ वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हमने आपको एक सेफ स्कोर दिया है, इतना अगर स्कोर है तो उसको सेफ कहा जाएगा। क्वेश्चन जो है हम लोग 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी पहले पार्ट में 40 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 3 में टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे। तो ये पहले पार्ट का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कहा जा रहा है कि 8 मेटेलिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू 1 बॉल। तो नए वाले बॉल का डायमीटर कितना होगा, यानी छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर रेडियस के 8 बॉल हैं और इनके जगह एक बड़ा बॉल बना दिया गया सबको मेल्ट करके। तो क्या होगा, इसका नए वाले का डायमीटर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस नहीं। तो आप जानते हैं ना कि वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये तो एक बॉल का हुआ छोटे वाले का, टोटल इसमें 8 है तो यही नए वाले के बराबर होगा 4/3 पाई और इसमें कैपिटल आर क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4/3 और पाई तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2r का पावर 3। अब ये 3 भी कट गया यहाँ पे, तो हमको पता चल गया कि नया वाला रेडियस जो है वो पुराने वाले रेडियस के डबल है। सेम विल बी ट्रू फॉर डायमीटर। तो न्यू रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर की बात करें तो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। एक था पहला 1 सेंटीमीटर, तो नया वाला हो गया 2 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा गया है तो 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर, तो हो गया 4 सेंटीमीटर। यही तो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पर बात की गई है रेशियो ऑफ मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 7:10। जो रेशियो है उनके एक्सपेंडिचर का वो 2:3 है। अगर ए और बी 1,000 रुपया हर महीने सेव करते हैं तो बी की सैलरी आपसे पूछी गई है। ओके, तो मान लेते हैं ना कि ए की जो सैलरी है वो 7x है, बी की जो सैलरी है वो 10x है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ए का जो एक्सपेंडिचर है उसको 2y मान लें, बी के एक्सपेंडिचर को हम 3y मान लें। यहाँ रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों की सेविंग इक्वल है 1,000 रुपए के बराबर, यानी कि 7x - 2y।
जितना आपकी आमदनी है और जितना आपका खर्चा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको सेविंग पता चल गया, इज इक्वल टू 10x माइनस 3y, यही होगा ना, सिंपल सी बात है। अब इसका ये मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 1000। अब आप क्या करेंगे, आपको x का वैल्यू पता चल गया, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि मंथली इनकम b का मंथली इनकम कितना हमने बताया था 10x, तो 1000 गुने 10 यानी कि 10,000 रुपए जो हो गए वो उसके मंथली इनकम हो गए, यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर इस तरीके से कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलके उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलके उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि जो तीनों नंबर दिए गए हैं यानी कि 20, 24 और 30, इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू 120। कह लेंगे कि 120 जो है ये टोटल वर्क है। अब अगर इफिशियंसी की बात कर ली जाए तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, टोटल काम बटा जितना उन्हें वक्त लगा, यानी 20 इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरीके से बी और सी की इफिशियंसी 4 है और ए प्लस सी की इफिशियंसी 5 आती है, यानी इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। ओके, और बी प्लस सी का वैल्यू आप जान गए कि यह है 4, यानी 2 टाइम्स ए प्लस 4 इज इक्वल टू 15। कहने का मतलब है कि ए का इफिशियंसी आपको मालूम चल गया कि 7/2 है। ए की इफिशियंसी जो है वो कितनी है, 7/2 है। टोटल काम कितना है 120 और इफिशियंसी से डिवाइड कर दें तो 7/2 यानी कि 240/7। अल्टीमेटली ये आंसर आता है 34 पूरा 2/7, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यही तो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर कहा जा रहा है कि एक पेड़ है जिसकी हाइट 9 फीट है, हर साल उसकी जो ग्रोथ है अपने ओरिजिनल हाइट के 1/9 हो रही है, यानी एक कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का सवाल आपको नजर आ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 3 साल में उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसे ही बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी। तो इस क्वेश्चन को काफी सिंपली बनाया जा सकता है। 9 फीट हाइट है प्लस 9 इंटू 1/9, पहले साल ये 10 फीट का हो गया, अगले साल 10 फीट प्लस 10 इंटू 1/9, इसका मतलब हो गया कि ये 100/9 फीट का हो गया। उसके बाद ये 100/9 फीट प्लस 100 गुने 100/9 गुने 1/9, यानी कि ये 1000/81, ये आंसर हो गया। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू आता है 12.34, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर बात की गई है कि किसी वर्ष का जो 1 मार्च है वो संडे है, तो अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी जो है वो कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ लीप ईयर वाला कंसेप्ट नहीं है। लीप ईयर तब आता है जब फेब को हमें क्रॉस करना होता है, यहाँ तो 1 फेब की ही बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत अच्छा हमें ये करना होता है कि देख लेंगे कि कितने कंप्लीट वीक्स हैं और कितने ऑड डे बच जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 मार्च तो बीत गया, अब मार्च में कितने दिन हो गए हमारे लिए, मार्च में 30 दिन बच गए, अप्रैल 30 दिन, मई का अगर बात कर लें तो 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई की अगर बात कर लें तो 31, अगस्त की बात कर लें तो 31 दिन, सितंबर की अगर बात कर लें तो 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी यहाँ पे वापस से 31, और आपसे पूछा गया है 1 फेब को। ठीक है, जब ये टोटल कैलकुलेट आप कर लें तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 336 सबको जोड़ने पे 336 को अगर आप 7 से भाग देंगे तो ये पूरे तरीके से कट जा रहा है। 28, 8, 48 बार में पूरे तरीके से ये कट गया, यानी पूरे के पूरे वीक्स खत्म हो गए। अब जो 1 फेब होगा यहां से नई वीक की शुरुआत होगी और वो दिन होगा मंडे। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इकोनॉमी का क्वेश्चन है।
कहा जा रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। काफी अच्छे से पढ़ना होता है, यहाँ लोग गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो था कि व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही था, चौथा भी सही था, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर वो गलत है। देखिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया और लोग अपने को अपग्रेड नहीं कर पाए। मान लीजिए कि पहले कोई टाइपिंग करता होगा टाइपराइटर पे और कीबोर्ड आ गया, वो अपने को अपग्रेड नहीं करना चाहा, तो वो जिस तरीके से बेरोजगार होगा वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ बात की गई है कि अगर किसी का जॉब लॉस हो जा रहा है ऑटोमेशन के चलते, कि उसको हटा के रोबोट्स ला दिए गए, तो ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल, तो ये गलत है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बात की गई है कि जो अमाउंट होती है जिससे कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है हमारे रियल जीडीपी का वो एक्सीड कर जाता है अपने फुल पोटेंशियल, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, फुल पोटेंशियल जिसको कहते हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस गैप को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन करेंट लेवल ऑफ रियल जीडीपी और जीडीपी जो हमारे पास होता अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हम देते, अपने मैक्सिमम हम कैपेबिलिटी पर होते। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को मनी की रिकॉग्नाइजेशन कब दी जा सकती है? जब क्या वो काम करेगा एक इंटरमीडिएट की तरह एक्सचेंज प्रोसेस में, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए कोटिंग प्राइसेज के लिए, बिल्कुल। इजिली डिविजिबल होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे हमारे पास 50 रुपए के नोट हैं और हमें तोड़ना हो तो 20 के 2 नोट हम ले लेंगे और एक 10 का नोट, हमारा काम हो जाएगा, डिवाइड हो गया। लेकिन जो चौथा है कि हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूज, देखिए ऑल्टरनेटिव यूज में इसको हायर वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके के न्यूज आने लगते हैं कि भारतीय सिक्कों को उसको क्या कर रहे हैं कि वैनिश कर दे रहे हैं और उससे रेजर ब्लेड्स बनाए जा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक 5 रुपए का सिक्का है और उससे 5 रेजर ब्लेड बना लिए गए, ओके, 5 रेजर ब्लेड इस तरीके से बना लिए जाते हैं। अब उससे आप समझिए कि एक रेजर ब्लेड अगर 2 रुपए का बिकता है तो 5 बन गए तो 10 रुपए हो गए ना, तो 10 रुपए 5 से ज्यादा है, यानी ऑल्टरनेटिव यूज में इसका वैल्यू बेहतर जब मिलने लगेगा तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। यही बात कहा जाने लगा कि स्मगलिंग होके सस्पेक्ट किए गए कि बांग्लादेश सिक्के जाने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए, चौथा बिल्कुल गलत है। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि जो सेक्टरल शेयर है जीवीए फॉर ईयर 2009-10 टू 2018-19, ये दिखाता है कि सर्विसेज सेक्टर का जीवीए जो है वो इंक्रीज हुआ है ईयर दर ईयर। तो इसमें से कौन सी एक ग्रुप है जहां पर मैक्सिमम इंक्रीज आपको नजर आता है? हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंप्लॉयमेंट कंडीशंस की, कि इंप्लॉयमेंट कंडीशंस पर हम इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं किस हिसाब से। तो देखिए, ये तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप हैं, सीजनल या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से। पब्लिक प्राइवेट तो ये बेसिस है ऑनरशिप का, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कि कितने लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने अनऑर्गेनाइज्ड में, यही इसका राइट आंसर होगा। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं उनको कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह की। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, जो रेहड़ी पर काम कर रहे हैं, अपना कुछ साइकिल का दुकान खोल के बैठे हैं, या और भी बहुत कुछ, या बहुत छोटे दुकान में कोई हेल्प का काम कर रहे हैं, कहीं डोमेस्टिक हेल्प है, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल विदरिंग, ठीक है। कार्बन सॉल्यूशन, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। ये जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने सर्टिफिकेट जियोग्राफी वाली बुक पढ़ी है तो आपको मिला है वहां पर कि कार्बोनेशन सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ये सारे टाइप्स हैं केमिकल विदरिंग के। लेकिन सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ये कहीं से भी टाइप नहीं है। 11 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल काफी मजेदार रहने वाला है। यहाँ पर आपको 4 पर्वतों के नाम दिए गए हैं और चारों के चारों फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि वलित पर्वत हैं। अब कौन किस देश में है आपको मैच कराना है। ये तो बहुत आसान है, आप बता पाएंगे कि जो यूराल माउंटेन्स हैं वो रसिया में है, रशिया। ठीक है, ये मैप पर आपको नजर आता है। एपलेसियंस की बात की गई है तो ये कौन नहीं बता सकता है कि ये एपलेसियंस जो हैं ये आपको नजर आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में। ये पैसिफिक प्लेट जब साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराता है तो एंडीज माउंटेन बनता है, जो दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन चेन है। तो इसके हिसाब से मैच कराने पर सही जवाब आपको मिल गया 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर बात की गई है कि मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर जो कि इंडिया में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। आयरन के ओर तो बहुत सारे हो गए, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, लेकिन मेन टाइप जो भारत में मिलता है ये पूछा जा रहा है। और हमारे पास हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों ओर अच्छे मात्रा में मिलते हैं। लिमोनाइट और सीडेराइट के लिए हम नहीं जाने जाते हैं। तो 13 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व आपको कहां नजर आता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये काफी न्यूज में भी था, रामसार कन्वेंशन के वजह से। आसन जो है वो उत्तराखंड में है, तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो अर्ली सिख गुरु जो थे वो रिलीजियस प्रीचर्स थे और वो इंटरफेयर नहीं करते थे पॉलिटिक्स में, लेकिन गुरु अर्जन जो है वो एक्सटेंड करते हैं अपनी गुड विशेज फॉर रेबल प्रिंस खुसरो। क्या ये बात सही है? तो देखिए, ये मुगल प्रिंस खुसरो थे और इनको कहीं ना कहीं ये अपना एक गुड विश जो है एक्सटेंड करते हैं, यानी कि पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, जिसका इनको की आगे चल के ब्रंट भी बियर करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है कि गुरु अर्जन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेज बाय इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट, जो कि कलेक्ट होना था बाय हिज एजेंट्स, जिनको कि मसान्स कहते थे। देखिए, दिए गए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है ये। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो है वो ओरिजिनली 4 ही तल्ला तक था, 4 स्टोरीड था, लेकिन बाद में 5वां जो उसका मंजिल है वो बनवाया गया किसके द्वारा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा सही जवाब? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। यहां पर आपको मैच करके देखना है कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है। जैसे बरीद शाही, ये बीदर के क्षेत्र से इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। कुतुब शाही, गोलकोंडा, ठीक है। इमाद शाही, बेरार, क्या ठीक है? बीजापुर में कौन लोग थे? क्या निजाम शाही थे? बिल्कुल नहीं थे। यहां पर आदिल शाह, ठीक है। तो 17 का पहला गलत है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही बात बताना है कौन सा करेक्ट है। कहा जा रहा है कि अकबर के समय में जो सिस्टम है जब्त का वो स्टेब्लिश किया गया ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। दूसरी स्टेटमेंट है कि 17वीं सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया की बात अगर करें तो जो सिस्टम है जब्त का वो लॉस हो चुका था ऑन द ग्राउंड सिस्टम ऑफ कानकुट। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो सही जवाब 18 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात कर लें तो यहां पर कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वार्न्ड his colleagues that the Constituent Assembly was British made and was working the British plan as British should like it to be worked out। ये लाइन किसका है?
सोमनाथ लहरी जी का, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, या बी एन राव साहब का? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट है सोमनाथ लहरी जी का। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग फिक्सेस द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सभापति का जो चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके लिए तिथि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, या जो मंत्री होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, या सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर बात की जा रही है पर्सनल लिबर्टी की, और इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी? तो यहां पर जो ए बी सी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्टेट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज या हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट रेशनल बेसिस। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पर्सनल लिबर्टी जो है ये सिक्योर किया जा सकता है जुडिशियल रीट से, जिसका नाम है हेबस कॉर्पस। क्या हेबस कॉर्पस इसके लिए है? बिल्कुल है। चौथा जो स्टेटमेंट है कि जो मेजोरिटी व्यू थी सुप्रीम कोर्ट की AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास केस में, तो यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर यहां पर इसका मतलब इजाद होता है। क्या ये बात सही है? देखिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका पर्सनल लिबर्टी से कुछ लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे यही ऑड हो गया, यही करेक्ट नहीं है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following statements with regard to directive principle of state policy is not correct? यहाँ DPSP से रिगार्डिंग सवाल पूछ दिया गया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि ये ओवरराइड कर सकते हैं ऑल द फंडामेंटल राइट्स। क्या ये बात सही है? इज इट मेकिंग सेंस? नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बाकी तीसरा स्टेटमेंट दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही है। और दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो दूसरा वाला है ये कहीं से सही तो बिल्कुल नहीं है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर हमारे प्रीएम्बल से एक सवाल पूछ लिया गया है। इंडियन प्रीएम्बल से कहा गया है कि जो टर्म सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हैं, ये प्रीएम्बल के ओरिजिनल प्रीएम्बल के पार्ट नहीं थे। क्या ये बात सही है? ये तो बात बिल्कुल सही है। यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है। दूसरा है कि जो प्रीएम्बल है कंटेन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कि बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, सही है। पार्ट है या नहीं है, इस पर आपको जवाब देना है। चौथा स्टेटमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां लैंग्वेज जो है ये एम्बिगस है। क्या ये बात सही है? ये इस तरीके की बात कभी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या? ये सुनने में ही बहुत ऑड लग रहा है। बिल्कुल इसको लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जाता है, काफी साफ सुथरे सजे हुए शब्दों में तो लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। आपसे यही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पर बात की जा रही है कि कौन से वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। यह सवाल ये कहा गया कि इनको नहीं इंक्लूड करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई शक नहीं है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है राज्य स्टेट्स में, यानी कि विधानसभा के लोग करते हैं। विधान परिषद के लोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। 1 और 2 तो करते हैं, 3 नहीं करते हैं। तो सही जवाब 24 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, मैथ्स का क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 7,000, 8,000 और 12,000 रुपया लगा के। एक साल बाद बी को 3200 रुपए अपने हिस्सा का प्रॉफिट मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? तो
तो सिंपली ये रेशियो का क्वेश्चन है। अगर A:B:C की बात करें तो 7:8:12 के रेशियो में आपको नजर आ रहे हैं। अब यहां पर B को बताया गया है कि 3200 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि आप वैसे भी देखिए कि ये 400 मतलब कि 4 गुना, इस रेशियो से कहें तो 400 टाइम्स है, 8 का 32 होता है ना, 3200 रुपए हो गए। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर हम ये तीनों को ऐड करके और उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली यही हो जाएगा ना। यानी कि 12 8 20 और 7 27, 27 को अगर 400 से गुना करें तो हमें क्या मिलता है, 7 चौक 28 2, और ये इस तरीके से होता है 10,800, ये हो जाएगा ना। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, यहां मेजर पोर्ट पूछा गया है और इकलौता जो नदी में पोर्ट है यानी ओपन सी में नहीं है। मरमगांव दीनदयाल पोर्ट, यानी जिसको पहले कहा जाता था किस नाम से, बता सकते हैं क्या आप? चलिए, इसका नाम है कांडला, कांडला गुजरात, कोलकाता या फिर पारादीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। इस तरीके से देखिएगा कि ये नदी है, आप समझ रहे हैं कि ये हुगली नदी है और यहीं पर ये पोर्ट बना हुआ है, हल्दिया पोर्ट रिवराइन है और मेजर पोर्ट में इंडिया का ये इकलौता मेजर पोर्ट है जो कि नदी पर बेस्ड है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सी इसमें से एक डेजर्ट रिवर नहीं है। ये जो रूपेन, बनास और माच्छू नदियां हैं, इनका कनेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि एरिड रीजन से है, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र से है। बराक नदी का कनेक्शन मणिपुर से है और ये फाइनली बांग्लादेश चली जाती है। वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है काफी बारिश वाला जोन है जैसा कि आपको पता है, और ये बराक नदी कहीं से भी एक डेजर्ट रिवर नहीं है। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, यहां बात की जा रही है कि हैवीएस्ट रॉक विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन रिवर ट्रांसपोर्टेशन, ये किस तरीके का लोड है, सॉल्यूशन लोड, सस्पेंशन लोड, सॉल्टेशन लोड या फिर ट्रैक्शन लोड। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये 4 तरीके का लोड उसमें हम देखते हैं। सॉल्यूशन वो हो गया जो उसमें घुल गया, सस्पेंशन जो इस तरीके से पानी में टंगा हुआ चल रहा है, एक हो गया सॉल्टेशन जिसमें कि स्मॉल छोटे छोटे ये पेबल्स वगैरह स्टोन्स हैं, और ट्रैक्शन हो गया देखिए कि बड़े बड़े यहाँ पर जो हैं बोल्डर्स हैं, जो रॉक्स हैं वो इस तरीके से रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, 28 का ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी आप देखते थे कि पुराने जमाने में अगर किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता था तो उसको क्या है कि स्टोन से लटका के सपोर्ट देते थे, जिसको ट्रैक्शन कहते हैं। वही टर्म यहां भी यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल, फ्रेश वाटर, क्लीन सैलो वाटर, सॉल्ट वाटर, प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस या फिर वार्म वाटर 23 डिग्री से 25 डिग्री। देखिए यहां पर जो कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशन सही दिए गए हैं, लेकिन ये फ्रेश वाटर वाला कंडीशन सही नहीं है, इसको सॉल्टी वाटर चाहिए होता है। कहीं पर भी बात करें तो उसमें सैलिनिटी होनी चाहिए, ये बायोटिक फैक्टर जरूरी है। लेकिन यहां पर तो बात कर ली गई कि इसको फ्रेश वाटर चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टेटमेंट इस तरीके से देख लें, कोरल्स नीड सॉल्ट वाटर टू सर्वाइव एंड सर्टेन बैलेंस इन द रेशियो ऑफ सॉल्ट टू वाटर। और देखेंगे कि कोरल जो है ये एस्चुरीज वगैरह में नहीं सरवाइव कर पाते हैं। ओके, तो पहला नहीं होगा, बाकी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो सही ऑप्शन हो गया इसका डी। 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, कन्वेक्शन करेंट्स की बात की जा रही है, और जब आप देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट, तो वहां पे ये टर्म आता है, इस तरीके से आपको नजर आता है कि ये जो इनर कोर है, आउटर कोर, और उसके बाद ये जो मेंटल का रीजन है जो इसको ये कहेंगे कि और ये अपर स्टेनोस्फीयर नजर आ रहा है आपको। यहां पर इस तरीके से जो गर्म यहां पर मैग्मा है वो ऊपर उठता है और फिर उत्तर आता है, ठंडा होता है। बार बार ये जब इस रीजन को, लिथोस्फीयर को हीट करता है तो ये कमजोर हो जाता है, बाद में अल्टीमेटली टूट के अलग भी हो जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़े हैं। सवाल यहां ये था कि ये कन्वेक्शन करेंट्स आपको कहां नजर आता है, क्रस्ट में, मेंटल में, आउटर कोर या इनर कोर में।
बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मेंटल का फेनोमेना है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड है। दो स्टेटमेंट्स के आधार पर सही जवाब बताना है कि जो ग्रोथ होता है सोशलिस्ट टेंडेंसीज का हमारे देश में, हमारे नेशनल मूवमेंट्स में, इसके वजह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1934 में। बिहार से इस सोशलिस्ट पार्टी का एक गहरा कनेक्शन रहा है और इसके लीडर्स थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, और भी लोग थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1936 में जवाहरलाल नेहरू अर्ज करते हैं कांग्रेस को कि वो एक्सेप्ट करे सोशलिज्म एज इट्स गोल टू ब्रिंग इटसेल्फ क्लोज टू पीजेंट्री एंड वर्किंग क्लास। बिल्कुल सही बात है। पहले अपने को कांग्रेस पीजेंट्स और वर्कर मूवमेंट से डिसोसिएट करके देखती थी, लेकिन मास मोबिलाइजेशन के लिए और लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनके इश्यूज को नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट करने के लिए नेहरू जी इस तरीके की बात किए थे। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, कहा जा रहा है इनिशियली यानी शुरुआती दौर में क्या पर्पस था हिल स्टेशंस बनाने का? कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेज जब आते हैं शुरुआती दौर में तो हिल स्टेशंस बनाते हैं, कई सारे तो उनके नाम पर ही हैं, जैसे लैंसडाउन। ठीक है, क्यों बनाया गया? ताकि वो विंटर कैपिटल का काम कर सके। नहीं, सर्दियों में तो ये जगह बहुत ज्यादा सर्दी हो जाता, समर कैपिटल रहती तो कुछ बात होता, लेकिन इनिशियली कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि वो नीड्स जो है ब्रिटिश आर्मी के वो सर्व कर सके। तीसरा है टिम्बर के लिए, और चौथा है सेनेटोरिया के लिए। देखिए, सेनेटोरिया का मतलब होता है सेहतगाह। ओके, तो सेनेटोरिया यानी कि जहां काफी क्लीन हो, हाइजीन हो। और आपको पता है कि जब ये ब्रिटिशर्स टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में आते थे तो वो सस्टेन नहीं कर पाते थे, कई बार बीमार पड़ जाते थे ह्यूमिडिटी के वजह से, गर्मी के वजह से। यहाँ कई तरीके के जो एनिमल्स हैं, रोडेंट्स हैं, उनके वजह से इनको ये जगह सूट नहीं करता था। लेकिन इंडिया में ब्रिटेन टाइप का ठंडा जगह, एसी तो था नहीं ना, तो कहाँ मिलता? तो इन्हीं हिल स्टेशंस पर। और यही बात है कि शुरू में हिल स्टेशन सेटअप किए गए। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, धर्मसभा से सवाल पूछा गया है कि धर्मसभा की स्थापना किसने की? इसमें क्या सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। राधाकांत देव जी इसका सही जवाब हो गया, कोलकाता बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर बात की जा रही है जाट पीजेंट लीडर्स का नाम दिया गया है 17वीं और 18वीं सदी के, और आपको अरेंज करना है इनको सही ऑर्डर में। ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए इनके टाइम फ्रेम। जो ये गोकुल सिंह हैं, इनकी डेथ हो जाती है 1670 में। राजा राम जो है वो 1670 से 1688 रूल करते हैं। राजा चुरमन सिंह का जो नाम आता है ये 1721 में इनकी डेथ होती है, आप इस तरीके से जान लें। और ये अननेस में इलेक्ट हुए थे 1665 में, यानी कि 1688 के बाद आता है। और बदन सिंह जो है, इनका जो रेन रहा 1722 से 1755 रहा, यानी सबसे आखिरी में। अब शायद आपको थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि सबसे अंत में 1 होना चाहिए, और ऐसा एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 3, 2, 4 एंड 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर बात की गई है कि इसमें से वो कौन से भक्ति संत हैं जिनका कनेक्शन निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से नहीं रहा है। देखिए, जो भगवान को एक रूप में देखते हैं, आकार में देखते हैं, वो सगुण हो गए, और जो भगवान का कोई रूप ही नहीं देखते हैं, वो नेचर को ही समझते हैं कि ये गॉड है, वो निर्गुण हुए। कबीर कितना क्रिटिसाइज किए हिंदू को कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तो आप पहाड़ की ही पूजा करिए। यानी देखिए, ये रूप के खिलाफ है कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो गए? ये निर्गुण भक्ति संत हुए। सेम इज ट्रू फॉर नानक जी एंड दादू। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक सगुण भक्ति पोएट थे, संत थे, इनके बारे में आप जानते हैं। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा गया था कौन निर्गुण नहीं है, यानी कौन सगुण है, तो वो चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 36, यहां पर वोल्केनो माउंट मेरापी की बात की गई है, जिसका इरप्शन 2021 जनवरी में हुआ था। वो कहां है? थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया या फिर मालदीव्स? देखिए, इस तरीके से एक न्यूज आइटम है जहां पता चल रहा है कि माउंट मेरापी इरप्शन इन इंडोनेशिया जावा आइलैंड। तो आप जान गए कि इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर माउंट मेरापी है। 36 का सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, E100 जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो कि लॉन्च किया गया पुणे में जून 2021 में, करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है।
तो ये किस चीज के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है? कोविड वैक्सीन या इथेनॉल या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और या फिर इथेन। ठीक है, ये न्यूज आइटम देखिए, पता चलता है कि पीएम मोदी लॉन्चेज E100 पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे टू प्रमोट बायो इथेनॉल। क्या अब इस क्वेश्चन में कोई आपको कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये 80% कहीं से आ गया है, इसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून। रियो दी जेनेरियो के समिट को हम याद करते हैं और उसी के एवज में हम इन्वायरमेंट दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस बार 5 जून 2021 को हमने मनाया था। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया उस दिन हमारे देश में? रायमोना या ओरंग या फिर डिब्रू सिकोवा या फिर नमेली। ये तीनों नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, ये पहले से हैं। जो 38 का ए है वो सही आंसर है रायमोना। अब आपके मन में ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा, कहां पर? तो आसाम में। न्यूज आइटम देखिए कि रायमोना बिकम आसाम से 6th नेशनल पार्क। और ये न्यूज आइटम कब का है? अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो आप देखिए 5 जून का है, इन्वायरमेंट डे का है। ओके, तो ये आसाम का 6ठा नेशनल पार्क हो गया। तो कौन 6 हो गए? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, यहां पर बात की जा रही है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज withdrawn from French Open Tennis Tournament 2021 in second round after controversy over media obligations? कोको गॉफ या फिर सेरेना विलियम्स या एना बोगडान या फिर नोमी ओसाका। ये काफी सुर्खियों में रहा था और ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इस तरीके का न्यूज क्लिप आपने न जाने कितनी जगह देखा होगा। ओसाका, नोमी ओसाका से रिलेटेड ये मामला है। तो सही जवाब 39 का ऑप्शन नंबर डी। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर सवाल, हिरोन जो ड्रोन है जो इंडक्ट किया गया इंडियन फोर्सेज के द्वारा ताकि हम इनहेंस कर सके अपने सर्विलांस कैपेबिलिटीज को, वो किस देश से हमने एक्वायर किया है? यूएसए, रशिया, इजराइल या फिर जापान। आसान सवाल, कहीं ना कहीं न्यूज आइटम में आपको दिखा होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूज क्लिप, इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय एडवांस्ड इजराइल्स ड्रोन जिसका नाम है हेरोन अगेंस्ट चाइना एट LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो पता चल गया कि हम बात कर रहे हैं यहां पर इजराइल की। तो इस तरीके से हमने 40 सवाल देख लिया। फिर हम आगे मिलेंगे और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।